नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपी पांडे प्राइवेट आईटीआई में स्वागत है। हम सभी का आईटीआई का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है। इसी सीरीज का पार्ट 4 आज हमारा है, पार्ट नंबर 4। तो आप सभी लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो समय को ना गंवाते हुए हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हम 3 सीरीज में यानी 3 पार्टों में 60 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके थे। 61 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, इस हथौड़ा का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ हैमर? आपको एक फिगर में दिख रहा होगा, एक हैमर बना हुआ है। तो इस हैमर के मतलब ये जो हैमर है, कौन सा हैमर है, इसको आपको बताना है। ऑप्शन ये है मैलेट हैमर, बी है बॉल पिन हैमर, सी है क्रॉस पिन हैमर, डी है स्ट्रेट पिन हैमर। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर सी है। ये कौन सा हैमर है? ये हमारा क्रॉस पिन हैमर है, क्योंकि इस देख सकते हैं आप इसमें कि हैंडल के क्रॉस में इसका जो पिन है हैंडल के क्रॉस में हो रहा है, इसलिए क्रॉस पिन हैमर के नाम से। 3 होते हैं, बॉल पिन, क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन। ठीक, तो इसका हमारा जो आंसर है, आंसर सी है। ये कौन सा हैमर है? ये क्रॉस पिन हैमर है। नेक्स्ट चलेंगे हम 62 नंबर क्वेश्चन की ओर। चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जाब की सतह के बीच के कोण का नाम क्या है? What is the name of angle between the axis of chisel and job surface while chipping? इसकी कहने का मतलब ये है, मान लो कोई ये हमारा जाब है, मान लो हमारा कोई जाब है, इस पे हम क्या कर रहे हैं, चीजल से चिपिंग कर रहे हैं। तो ये हमारा कोई क्या है, चीजल है। ये चीजल हमारा है। इसकी एक्सिस यानी सेंटर लाइन, मान लो इसमें एक सेंटर लाइन हम डाल देते हैं, ये सेंटर लाइन है। तो क्या कह रहा है कि चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष यानी सेंट्रल लाइन और जाब की सतह के बीच, यानी हमारा जाब है इसके बीच, यानी ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम किस नाम से जानते हैं, इसे कौन सा एंगल कहते हैं? तो ये जो हमारा एंगल बनता है, इसको हम इंक्लिनेशन एंगल कहते हैं, यानी झुकाव कोण कहते हैं। और आपका ये जो लाइन बनता है और इस लाइन और इसके बीच जो एंगल बनता है उसे रे कोण कहते हैं। और ये जो चीजल का पॉइंट है, निचला सतह है और जाब की ऊपरी सतह, ये जो एंगल बनता है इसको क्लियरेंस एंगल कहते हैं। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है, ऑप्शन की ओर पहले देखेंगे। ऑप्शन ये है रेक कोण, बी है बिंदु कोण, सी है क्लियरेंस कोण, डी है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम, धातु की वो प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती है? ऑप्शन ये है टेनासिटी, बी है हार्डनेस, सी है भंगुरता, डी है टफनेस। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट परमिट्स नो परमानेंट डिस्टॉर्शन बिफोर ब्रेकिंग? तो इसमें ऑप्शन हमारा ये है टेनासिटी, बी है हार्डनेस, सी है भंगुरता, डी है टफनेस। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है भंगुरता, यानी ये भंगुरता जो हमारा होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम 64 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें आप सब जान लीजिए भंगुरता, ये चारों ऑप्शन के बारे में बता देते हैं। टेनासिटी का मतलब होता है, जैसे मान लो किसी तार को हम खींच रहे हैं, तो तार अपने आप को टूटने से, एक उसमें एक गुण होता है जो अपने आप को टूटने से रोकती है, तो इसी गुण को क्या कहते हैं, टेनासिटी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है हार्डनेस। हार्डनेस धातु का वह गुण जो किसी दूसरे पदार्थ पे स्क्रैच यानी काटे या उस पर निशान डाले, तो उसको हार्डनेस कहते हैं। भंगुरता क्या होता है, धातु का वह गुण जिससे मान लो उसको अगर हम चोट मारें या उसको पटक दें, गिरा दें, तो वो टूट जाता है, तो ये भंगुरता का गुण होता है। टफनेस, टफनेस यानी एक तरह से कह सकते हैं कि वो चिमड़ होता है, वो अपने आप को अगर हम उसको मोड़ेंगे तो मुड़ जाएगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं, तो टफनेस को चिमड़पन भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारा चारों ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की ओर। गहराई माइक्रोमीटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये आपका एक प्रकार से डेप्थ माइक्रोमीटर दर्शाया गया है। कह रहा है नेम द पार्ट मार्क्ड एज यक्स इन डेप्थ माइक्रोमीटर। ये आपका कौन सा माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर बना हुआ है। इसमें कह रहा है यक्स से मार्क किए गए पार्ट का नाम हमें बताना है। ऑप्शन ये है कैप, बी है लॉक, सी है स्टॉक,
टी है थिम्बल। तो इसमें हमारा जो आंसर है, आंसर बी है, ये क्या है, लाख है। जब हम डेप्थ किसी स्लॉट या होल की गहराई को चेक कर लेते हैं तो इस लाख के ज़रिए हम क्या कर देते हैं, स्पंडल को लॉक करते हैं ताकि वो वहीं पे रुक जाए, आगे पीछे ना हो। तो इसलिए ये क्या है, हमारा लाख है। नेक्स्ट चलेंगे हम 65 नंबर क्वेश्चन की ओर। इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है? ये आपको एक फिगर दिख रहा है ड्रिलिंग मशीन की। इस ड्रिलिंग मशीन का नाम आपको बताना है। तो कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ड्रिलिंग मशीन। इस ड्रिलिंग मशीन का क्या नाम है? ऑप्शन ये है, आप सभी लोग ITI के वर्कशॉप में अक्सर ड्रिलिंग मशीनें देखते होंगे। वहाँ पे बेंच ड्रिलिंग मशीन, पिलर ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन जैसी मशीनें लगी होती हैं। तो उसी मशीनों में से ये एक मशीन है। तो इसको आपको पहचानना है कौन सी मशीन है। ऑप्शन ए पिलर ड्रिलिंग मशीन, बी है गैंग ड्रिलिंग मशीन, सी है बेंच ड्रिलिंग मशीन, डी है रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो इसमें हमारा जो आंसर है, आंसर हमारा ये है। ये कौन सी मशीन है? ये पिलर ड्रिलिंग मशीन यहाँ पे दर्शाई गई है। पिलर ड्रिलिंग मशीन जो होती है, इसके द्वारा हम 25 mm तक के डायमीटर तक के होल को बना सकते हैं। जो रेडियल ड्रिलिंग मशीन होती है हैवी कार्यों के लिए, यानी इसके द्वारा हम छोटे कार्यों को, जो रेडियल ड्रिलिंग मशीन होती है इससे हम छोटे कार्यों को, बड़े कार्यों दोनों को संपन्न कर सकते हैं। रेडियल ड्रिलिंग मशीन में क्या होता है, एक खासियत होती है कि ये इसका जो पिलर होता है, पिलर से एक इस पर रेडियल आर्म लगा होता है। तो इस रेडियल आर्म की वजह से ये 360 डिग्री चारों तरफ घूम सकता है आपका रेडियल आर्म। तो इसका प्रयोग हम बड़ी जाब, मान लो कोई हमारा बहुत भारी जाब है तो उसको बेड पे नहीं बांध सकते हैं, तो उसको ज़मीन पर ही रखकर उस पर जो भी कर, मतलब ऑपरेशन जो भी करना है, ड्रिलिंग, रीमिंग, तो वो ऑपरेशन हम उसको कर सकते हैं। तो ये विशेषता होती है ड्रिलिंग मशीन की। बेंच ड्रिलिंग मशीन क्या होता है? बेंच ड्रिलिंग मशीन हमारा छोटे कार्यों के लिए होता है, ये बेंच पे फिक्स किया जाता है। पिलर ड्रिलिंग मशीन को, क्योंकि इसका जो पिलर होता है भारी होता है, यानी लंबाई इसकी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको पिलर ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। गैंग ड्रिलिंग मशीन क्या होता है? गैंग ड्रिलिंग मशीन में हम एक साथ अनेक, यानी इसमें एक ही हेड में अनेक स्पंडल, यानी एक से एक दो तीन कई क्या होते हैं, स्पंडल लगे होते हैं। तो इस तरह से हम इसके साथ गैंग ड्रिलिंग मशीन में एक ही साथ कई कार्यों को कर सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम 66 नंबर क्वेश्चन की ओर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का एक्यूरेसी क्या है? यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी क्या है। व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर? ऑप्शन ये है 1 डिग्री, बी है 5 मिनट, सी है 5 मिनट। ऑप्शन ए है 1 डिग्री, बी है 5 डिग्री, सी है 5 मिनट, डी है 5 सेकंड। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या होगा? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की जो एक्यूरेसी होती है वो 5 मिनट होती है। नेक्स्ट चलेंगे हम 67 नंबर क्वेश्चन की ओर। इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? हमें एक फिगर में दिखाया गया है, थोड़ा जूम कर देते हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं। तो इसकी हमें क्या करनी है? रीडिंग निकालनी है। एक बात यह है कि इसकी जो रीडिंग निकालनी है ये mm में निकालनी है, और mm में ये 30 mm के ऊपर की रीडिंग निकालनी है, क्योंकि चारों ऑप्शन में हमारे 30 mm से ऊपर की दिखाए गए हैं। तो हम जो भी काउंट करेंगे मेन स्केल में 30 mm से ऊपर का काउंट करेंगे। तो ऑप्शन अभी नहीं, इसका हम सोल्यूशन आप सभी को समझाएंगे पहले। तो यहाँ पे हमारा ये सोल्यूशन है। उसका जो मेन स्केल होगा, जो भी हम फिगर देखें उसका मेन स्केल 35 डिग्री होगा, 35 मिनट होगा, 35 mm होगा। वर्नियर स्केल पे 25 खाने हैं और 25 खानों में हम 0.02 से गुणा कर देंगे तो 0.50 mm हो जाएगा। तो इस तरह से जो टोटल हमारा रीडिंग आएगा वो 35.50 mm आएगा। तो इस तरह से हम ऑप्शन की ओर चलेंगे। ऑप्शन हमारा ये है 30.20 mm, बी है 30.40 mm, सी है 35.20 mm, डी है 35.50 mm। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35.50 mm। नेक्स्ट चलेंगे हम। इसमें आप सब समझ सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारा पूरा स्केल दिखाया नहीं गया है। तो 30 से ऊपर जब चलेंगे तो हमारा इन सबसे किनारे का लाइन, ये वाला लाइन गिनना है हमें। यहाँ से ये 25 हो जाएगा, 26, 27, 28, 29, 30,
यानी जो 0 हमारा मिल रहा है वो 30 को पार कर रहा है। यहाँ वाला ये जो है ये 30 को पार कर रहा है, 30 नहीं 35 को पार कर रहा है। 30 से चला है और 35 को ये पार किया है, क्योंकि ये जो 4 है यहाँ पे हमारा जो 4 लिखा हुआ है यहाँ पे 40 हो जाएगा हमारा। तो 40 से पहले क्या होगा, 35 होगा, तो यहाँ पे हमारा 35 होगा और इससे पहले 30 यहाँ पे था। ठीक, तो इस तरह से हम इसका रीडिंग निकालेंगे। नेक्स्ट चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 68 नंबर क्वेश्चन। यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। Which part of universal surface gauge is used to set स्क्राइबर एट रिक्वायर पोजीशन एग्जैक्टली। ऑप्शन ए स्नग, बी है गाइड पिन, सी है रॉकर आर्म, डी है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। तो स्क्राइबर जो हमारा लगता है वो किस में लगता है, मतलब ये कह रहा है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। तो क्यों सेट करते हैं, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू के द्वारा। एक फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है जिसके द्वारा हम करते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट चलेंगे हम 69 नंबर क्वेश्चन की ओर। 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलें। इसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है, दिखाते हैं भी। ऑप्शन ए है 10 mm, बी है 100 mm, सी है 1000 mm, डी है 10,000 mm। तो इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। 69 नंबर का सॉल्यूशन यहाँ है। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर सभी को पता होता है, और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो हमें क्या करना है, यहाँ जो 100 सेंटीमीटर से क्या करना है, सेंटीमीटर को हटा के मिलीमीटर बनाना है। तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर और 10 मिलीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर की जगह 10 का गुणा करा देंगे। तो इस तरह से हमारा 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो चलेंगे ऑप्शन की ओर। ऑप्शन में हमारा क्या क्या दे रखा है, 10, ऑप्शन ये 10 है, बी है 100, सी है 1000 और डी है 10,000। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो सी, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट चलेंगे हम 70 नंबर क्वेश्चन की ओर। इस बी ब्लॉक का नाम क्या है। तो इस बी ब्लॉक का हमें क्या बताना है, नाम बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ बी ब्लॉक। इस बी ब्लॉक का क्या बताना है, नाम हमें। तो चलते हैं ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ये है बी ग्रूव्ड बी ब्लॉक। ऑप्शन ये हमारा क्या है, बी ग्रूव्ड बी ब्लॉक। ऑप्शन सी है सिंगल लेबल सिंगल ग्रूव बी ब्लॉक। ऑप्शन सी है डबल लेबल सिंगल ग्रूव बी ब्लॉक। ऑप्शन डी है सिंगल लेबल डबल ग्रूव बी ब्लॉक। तो इसका जो हमारा आंसर है बी है। ये कौन सा है, सिंगल लेबल सिंगल ग्रूव बी ब्लॉक है। ठीक, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम 71 नंबर क्वेश्चन की ओर। संयोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट में x के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। आपको ये फिगर में कॉम्बिनेशन सेट दर्शाया गया है। ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन सेट है। इसमें 3 प्रकार के होते हैं हेड। एक होता है ये आपका इधर वाला सेंटर हेड होता है, क्या होता है, सेंटर हेड होता है। ये प्रोटेक्टर हेड होता है, ठीक। और ये क्या होता है, ये स्क्वायर हेड होता है। तो इस तरह से इसमें 3 मेन पार्ट होते हैं, और एक चौथा जो होता है ब्लेड होता है, जो स्टील रूल की तरह होता है। और ये 300 mm अलग अलग साइज़ों के आते हैं। तो ये अलग अलग साइज़ के ब्लेड आपके होते हैं। तो इसमें कह रहा है कि हमें इसके पार्ट दिए गए हैं, तो x से जो डिनोट है उसको हमें बताना है। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज x इन कॉम्बिनेशन सेट। यानी x से जो मार्क किया गया है उस सेट का क्या नाम है, उसको किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ये है रूल, बी है स्क्राइबर, सी है क्लैंप नट, डी है स्प्रेड लेबल। तो यहाँ पे आपको फिगर में साइन नहीं दिख रहा होगा, इसमें एक स्क्राइबर लगा होता है जिसको नोब स्क्राइबर के नाम से जानते हैं। इसकी जो लंबाई होती है मात्र बहुत, मतलब ये 10-15 mm इसकी लंबाई होती है, तो बहुत छोटी होती है। तो चलिए दिख नहीं रहा है फिगर में सही से, लेकिन जो इसका आंसर होगा बी आंसर होगा। ये क्या है, ये स्क्राइबर लगा हुआ है यहाँ पे। जो स्क्वायर हेड है उसमें नोब स्क्राइबर लगा हुआ है मार्किंग करने के लिए। 72 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलीपर का उपयोग किया जाता है? Which caliper is used to find the center of round bars? ऑप्शन ये है इनसाइड कैलीपर, ऑप्शन बी जेनी कैलीपर, ऑप्शन सी वर्नियर कैलीपर, डी आउटसाइड कैलीपर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, हमें पता है कि राउंड बार की केंद्र ज्ञात करने के लिए हम जेनी कैलीपर का प्रयोग करते हैं। जेनी कैलीपर हमारा कुछ इस आकार की होती है, ठीक। इसकी एक टांगी क्या होती है, 45 डिग्री पे अंदर की ओर मुड़ी होती है और एक टांगी पूरी सीधी होती है। यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री का बनता है, ठीक। ये माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं जेनी कैलीपर। तो हमारा जो राइट आंसर है बी आंसर है जेनी कैलीपर, ठीक। नेक्स्ट चलेंगे हम 73 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ एक चीजल बना हुआ है, तो एक चीजल में आपको जो अल्फा से प्रदर्शित है उसको बताना है कि ये क्या है। तो अभी हम चीजल का एक क्वेश्चन कर चुके थे। से मान लो हमारा ये चीजल है, ये क्या है, चीजल है। तो चीजल का ये जो लाइन बना रहा है, ये जो एंगल होता है, इसको हम झुकाव कोण या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी चीजल का झुकाव कोण कहते हैं। और जो ये अल्फा वाला होता है इसको क्लियरेंस कोण कहते हैं। और ये जो बीच वाला एंगल बनना है इसको इसका क्या बोलते हैं, पॉइंट एंगल बोलते हैं। और ये जो गामा जो इतना है इसको क्या बोलते हैं, इसको रेक एंगल बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन ए रेक कोण अल्फा वाला पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए रेक कोण है, बी बेज कोण है, सी कटिंग एंगल है, डी क्लियरेंस कोण या निकासी कोण इसे हिंदी में बोलते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर है, आंसर हमारा डी है। ये क्या है, ये क्लियरेंस कोण है। अल्फा किसको दर्शा रहा है, क्लियरेंस कोण को दर्शा रहा है, बीटा पॉइंट एंगल को दर्शा रहा है, और जो गामा है वो रेक एंगल को दर्शा रहा है। और ये जो वाला ये जो है ये किसको झुकाव कोण या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को दर्शा रहा है, ठीक। नेक्स्ट चलेंगे हम 74 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है घुमावदार ग्रूव्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? Which chisel is used for cutting curved grooves? ऑप्शन ए है फ्लैट चीजल, बी है वेब चीजल, सी है क्रॉस कट चीजल, डी है हाफ राउंड नोज चीजल। तो वही कह रहा है कि क्या करना है, हमें घुमावदार यानी कर्व्ड ग्रूव बनाना है। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्लैट चीजल का प्रयोग। चैनल ग्रूव बनाने के लिए जैसे कोई फ्लैट जॉब है तो उसमें हमें फ्लैट ग्रूव बनाना है तो हम फ्लैट चीजल का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे फ्लैट चीजल का प्रयोग हम सामान्य कार्यों के लिए भी कर सकते हैं, ठीक। वेब चीजल का प्रयोग जैसे मान लो कोई हमारा ये जॉब है, इसमें हमने क्या किया है, चेन ड्रिलिंग किया है। और चेन ड्रिलिंग करने के बाद बचे हुए मेटल को हटाने के लिए हम वेब चीजल का प्रयोग करते हैं। क्रॉस कट चीजल कीवे बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। जो हाफ राउंड चीजल होता है इसका प्रयोग मान लो कोई हमारा सतह है, इसमें हमें क्या बनाना है, कर्व्ड सतह बनाना है। क्या बनाना है, इसे कर्व्ड सतह बनाना है इसके अंदर। तो हम किसका प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे हम हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग करते हैं। इस तरह से बनाना है तो हम हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट लेंगे हम 75 नंबर क्वेश्चन की ओर। मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़ा का वजन क्या है? कह रहा है कि व्हाट इज द वेट ऑफ हैमर यूज्ड फॉर मार्किंग पर्पज। मार्किंग पर्पज से जो हमारा हथौड़ा होता है उसका वेट यानी वजन कितना होता है? ऑप्शन ए 200 ग्राम, ऑप्शन बी 250 ग्राम, ऑप्शन सी 300 ग्राम, ऑप्शन डी 450 ग्राम। तो इसका हमारा जो आंसर है 250 ग्राम होता है। जो मार्किंग करने के लिए हम हथौड़ा प्रयोग करते हैं उसका वजन 250 ग्राम होता है। नेक्स्ट चलेंगे 76 नंबर क्वेश्चन की ओर। वेल्ड जॉइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्शन लेफ्ट बिटवीन फ्लूट्स इन अ ड्रिल? ड्रिल नहीं, ये हमारा कौन सा है क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन है। व्हिच चीजल इज यूज्ड टू रिमूव एक्सेस मेटल फ्रॉम वेल्डेड जॉइंट एंड कास्टिंग? वेल्ड जॉइंट या कास्टिंग से बने सतह पे
जो एक्स्ट्रा मेटल होता है उसको हम किस चीज़ल से हटाते हैं? फ्लैट चीज़ल से। ऑप्शन ए फ्लैट चीज़ल, ऑप्शन बी वेब चीज़ल, ऑप्शन सी क्रॉस कट चीज़ल, ऑप्शन डी हाफ राउंड चीज़ल। तो इसका जो हमारा आंसर है ऑप्शन ये हमारा सही, फ्लैट चीज़ल से हम वेल्डिंग या कास्टिंग के बाद बचे हुए मेटल को हटाने के लिए प्रयोग करते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इस फाइल का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ फाइल? ये आपको फाइल दिख रही हैं, दो फाइलें बनी हुई हैं। ये फाइलें हमारी जो होती है स्पेशल फाइल यानी विशेष फाइल के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन ये है रोटरी फाइल, बी है टिंकर फाइल, सी है बेरेट फाइल, डी है क्रॉसिंग फाइल। तो इसका जो हमारा आंसर है ये कौन सी फाइलें हैं? ये रोटरी फाइलें हैं। नेक्स्ट लेंगे हम 78 नंबर क्वेश्चन की ओर। ड्रिल में फ्लूट्स के बीच छूटा हुआ भाग का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्शन लेफ्ट बिटवीन फ्लूट्स इन अ ड्रिल? तो ड्रिल में जो छूटा हुआ भाग है, फ्लूट्स के बीच में छूटा हुआ भाग है, उसको किस नाम से जानते हैं? जैसे मान लो ये हमारा ड्रिल बिट होता है, ड्रिल बिट होता है तो इसमें जो फ्लूट से फ्लूट करते होते हैं, ये फ्लूट हो गया समझ लो। तो इसमें ये वाला पार्ट छूट रहा है ना, इसे फ्लूट हो गया, फिर छूट रहा है। तो इस छूटे हुए भाग को हम क्या नाम देते हैं, किस नाम के नाम से जानते हैं? ड्रिल में फ्लूट्स के बीच छूटा हुआ भाग का नाम क्या है? इसके कहने का मतलब ये है कि जो हम फ्लूट काटते, मान लो हमारा ड्रिल होता है राउंड यानी गोल आकार में, तो गोल आकार में होता है, उसमें हम फ्लूट काटते हैं। तो फ्लूट काटने के बाद जो मोटाई उसकी बचती है टोटल, उसको क्या कहते हैं? कहने का मतलब ये है। तो ऑप्शन ये है लिप, ऑप्शन बी है वेब, ऑप्शन सी है पॉइंट, ऑप्शन डी है सैंक। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है बी, उसको हम क्या कहते हैं? वेब कहते हैं। वेब में क्या होता है कि वेब सैंक की ओर वेब की मोटाई बढ़ती जाती है, पॉइंट की ओर इसकी मोटाई कम होती है, लेकिन ये जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता है सैंक की ओर इसकी मोटाई बढ़ती जाती है वेब की। नेक्स्ट लेंगे 79 क्वेश्चन की ओर। इस वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है? तो इसमें हमें रीडिंग निकालना है, तो इसको हम सॉल्यूशन से देखते हैं। इसका सॉल्यूशन है हमारे पास ये रहा। इसमें क्या है, इसका जो मेन स्केल डिवीज़न है वो 22 डिग्री दिखाया गया है। वर्नियर स्केल जो है वो 30 मिनट है। चित्र द्वारा प्राप्त रीडिंग हमें 22 डिग्री 30 मिनट मिल रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि हमें एक्चुअल रीडिंग प्राप्त करने के लिए 180 डिग्री में से घटाना पड़ता है जो चित्र द्वारा प्राप्त होता है। तो इसीलिए हमने 180 डिग्री में से 22 डिग्री 30 मिनट को घटाया, तो 150 यानी 157 डिग्री 30 मिनट हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इसको हम ऑप्शन की ओर देखते हैं, किस ऑप्शन में हमारा ये है। तो ऑप्शन ये है 27 डिग्री 30 मिनट, ऑप्शन ये, ऑप्शन बी है 67 डिग्री 30 मिनट, ऑप्शन सी है 157 डिग्री 30 मिनट, ऑप्शन डी है 159 डिग्री 30 मिनट। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है 157 डिग्री 30 मिनट हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे हम 80 नंबर क्वेश्चन की ओर। बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग, बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है? तो कौन सा है? Which part of outside micrometer ensure a uniform pressure between the measuring surface? ऑप्शन ये है एनबिल यानी निहाई जिसे हिंदी में कहते हैं, ऑप्शन बी थिम्बल, ऑप्शन सी स्पंडल लॉक, ऑप्शन डी रेचेट स्टाफ। इसका हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या है? डी है। हमें जब माइक्रोमीटर से रीडिंग लेना होता है तो जाब को स्पंडल में रखकर स्पंडल को लॉक मतलब स्पंडल को घुमाते हैं या थिम्बल को घुमाते हैं, तो उसमें हम जब जानते हैं कि जाब हमारा अब जाब की सतह पे स्पंडल और एनबिल टच होने वाला है, तो उसको रेचेट स्टाफ से घुमाते हैं ताकि उस पर जो प्रेशर हो एक समान और सही प्रेशर पड़े, ताकि रीडिंग हमारी सही आए। तो इसलिए हमारा रेचेट स्टाफ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे 81 क्वेश्चन की ओर। वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट है? क्या कह रहा है? Which part of the vernier height gauge is an integral part of the main slide? मेन स्लाइड का इंटीग्रल पार्ट कौन सा है? ऑप्शन ये है जा,
ऑप्शन बी है बेस, ऑप्शन सी है बीम, ऑप्शन डी है जा क्लेम। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर जा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 81 का जो हमारा राइट आंसर है वो जा होगा, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट चलेंगे हम 82 क्वेश्चन की ओर। मापने के दौरान बेबल प्रोट्रैक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लूड सतह के संपर्क में होता है? Which part of the bevel protector contact with the inclined surface while measuring? ऑप्शन ए है डायल, ऑप्शन बी है डिस्क, ऑप्शन सी है ब्लेड, ऑप्शन डी है स्टॉक। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होता है? ब्लेड होता है। ठीक, रेफरेंस सतह का कार्य कौन करता है? ब्लेड करता है, संपर्क में होता है। एट्टी थ्री नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए होता है? Which part in drilling machine is to achieve different speed? ऑप्शन ए है फ्लैट पुली, ऑप्शन बी है जाकी पुली, ऑप्शन सी है स्टेप्ड पुली, ऑप्शन डी है फास्ट एंड लूज पुली। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा स्टेप्ड पुली। स्टेप्ड पुली के द्वारा हम अलग अलग स्टेप की गति को या भिन्न भिन्न गति को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन की ओर। पेडेस्टल ग्राइंडर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है या क्या है? What is the part marked as X in pedestal grinder? पेडेस्टल ग्राइंडर में X से प्रदर्शित इस पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है टूल रेस्ट, ऑप्शन बी है आई शील्ड, जिसे आई शील्ड, सी है व्हील गार्ड, डी है ग्राइंडिंग व्हील। तो इसमें हम देख लेते हैं, ये व्हील गार्ड ये पीछे लगा हुआ है, व्हील यहाँ पे ये व्हील लगा हुआ है, और आई शील्ड ये जो ऊपर लग दिखा रहा है ये आई शील्ड है, लेकिन ये क्या है? ये हमारा टूल रेस्ट है। ये क्या है? टूल रेस्ट है। ठीक, तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम 85 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक फाइल आपको फिगर में दिख रही होगी, तो इस फाइल का नाम बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल, यानी इस फाइल का क्या नाम है? ऑप्शन ए है हैंड फाइल, ऑप्शन बी है राफ्स कट फाइल, ऑप्शन सी है सिंगल कट फाइल, ऑप्शन डी है कर्व कट फाइल। तो ये जो फाइल है आकार में देखने पर हाफ राउंड आकार की दिख रही है, और इसमें जो दांते कटे हैं अलग अलग ट्रेंगुलर में कटे हुए हैं, यानी इसकी आकार कैसी होती है? इसकी आकार हाफ राउंड में होती है ऐसे, और इसकी दांते जो कटे होते हैं, इसकी दांते जो होते हैं वो त्रिभुज में ऐसे अलग अलग त्रिभुज में कटे होते हैं, इस तरह से होते हैं। ठीक, तो इसमें जो दांते कटे होते हैं किस आकार में? त्रिभुज के आकार में अलग अलग कटे होते हैं। तो इसका प्रयोग हम रबड़ या लकड़ी के कार्यों में या रबड़ या लकड़ी के कार्य में फाइलिंग करने के लिए करते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा कि कौन सी फाइल है? रास्कट फाइल है। 86 नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगर वाइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा? व्हाट हैपन इफ द वाइस हैंडल इज ओवर टाइटन्ड? अगर हम वाइस के हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दें या ज़्यादा कस दें तो क्या होगा? ऑप्शन ए स्पंडल क्षतिग्रस्त हो जाएगा, कठोर, ऑप्शन बी कठोर जबड़े की क्षति, सी फिक्स जबड़े की क्षति, डी मूवेबल जबड़े की क्षति। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ये स्पंडल की क्षति, यानी जो स्पंडल हमारा होगा वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 85 नंबर क्वेश्चन की ओर। बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सा का उपयोग किया जाता है? Which metal cutting saw is used to cut large cross section area? यानी बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटना है तो किस हम सा का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे सा मतलब पावर सा मशीन की बात की जा रही है, तो उसमें पावर सा मशीन में भी अलग अलग तरह के होते हैं, जो है
मेटल को काटने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो 87 में हमारा ऑप्शन ये है, ऑप्शन ये हमारा है पावर सा, बी है कंटूर सा, सी है सर्कुलर सा, डी है हॉरिजॉन्टल बेंड सा। तो हमारा जो राइट आंसर है कौन सा है? राइट आंसर जो हमारा है वो है सर्कुलर सा। सर्कुलर सा के द्वारा हम बड़े क्रॉस सेक्शन वाले मेटल को काट सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम 88 नंबर क्वेश्चन की ओर। इस गेज का नाम क्या है? एक आपको गेज दिखा गया है, तो इस गेज का नाम बताना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ गेज? इस गेज का नाम क्या है हमें बताना है। ऑप्शन ए है बेबल गेज, ऑप्शन बी है एंगल गेज, सी है सरफेस गेज, डी है यूनिवर्सल बेबल गेज। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ये क्या है? ये बेबल गेज है। नेक्स्ट लेंगे हम 89 क्वेश्चन की ओर। किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है? Which files is used for manufacturing of dyes and molds? ऑप्शन ए रोटरी फाइल, बी है टिंकर फाइल, सी है बेलेट फाइल, डी है रास्पकट फाइल। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, हम रोटरी फाइल का उपयोग मोल्ड या डाई सिंकिंग में करते हैं, डाई और मोल्ड के निर्माण में करते हैं। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन है। छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होता है, उनको पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ये है पिन वाइस, बी है पाइप वाइस, सी है हैंड वाइस, डी है टूल मेकर वाइस। व्हिच वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग स्मॉल वर्क दैट रिक्वायर फाइलिंग और ड्रिलिंग? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है सी है। हम किसका उपयोग करते हैं? हम टूल मेकर वाइस का उपयोग करते हैं। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था? छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है, उनको पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है? छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है, उनको पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया? तो टूल मेकर वाइस हमारा होता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। फाइलिंग और ड्रिलिंग की बात कर रही है तो हमारा डी ही आंसर होगा। अगर खाली छोटे छोटे पार्टों को पकड़ने के लिए ही करते हैं तो वहाँ पे हमारा हैंड वाइस हो जाता है, लेकिन ये ड्रिलिंग यानी ऑपरेशन करने की बात कर रही है, इसलिए टूल मेकर वाइस हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है? Which hexa blades is used for cutting along curved lines? ऑप्शन ये है HSS यानी हाई स्पीड स्टील ब्लेड, बी है सभी हार्ड ब्लेड, सी है लचीला ब्लेड, डी है हीरक ब्लेड यानी हीरा ब्लेड यानी डायमंड ब्लेड। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है सी है फ्लेक्सिबल यानी लचीला ब्लेड। नेक्स्ट चलेंगे 92 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया था? अभी हम इसको बता चुके हैं। Which chisel is used for cutting कीवेज यानी कीवे काटने के लिए किस चीजल का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ये है फ्लैट चीजल, बी है क्रॉस कट चीजल, सी है पंचिंग चीजल, डी है डायमंड पॉइंट चीजल। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? क्रॉस कट चीजल होगा हमारा राइट आंसर। 93 नंबर क्वेश्चन। हथौड़ा में एक्स चिन्हित भाग का नाम बताइए। नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स इन हैमर। हैमर में मार्क्स एक्स से जो मार्क किया गया है उसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम पहले ही बता चुके हैं। हैमर ये हैंडल होता है, ये फेस होता है, ये पिन होता है, ये चीक आर पोस्ट होता है, इधर जो सामने होता है ये आई होल होता है। इतने पार्ट हैमर में होते हैं आपके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये है पिन, बी है फेस, सी है चीक, डी है आई होल। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ये हो जाएगा, ये क्या है? पिन है। 94 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सके। 94 नंबर क्वेश्चन। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट विथस्टैंड शॉक और इम्पैक्ट। ऑप्शन ये है
टेनासिटी यानी ऑप्शन ए टेनासिटी, बी है हार्डनेस, सी है ब्रिटलनेस, डी है टफनेस। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये टफनेस हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम 95 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। माइक्रोमीटर का नाम क्या है। एक माइक्रोमीटर आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया गया, इसका क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, इसी तरह का क्वेश्चन था। और माइक्रोमीटर का नाम क्या है, यहाँ पे माइक्रोमीटर का नाम पूछ रहा है, तो ये कौन सी माइक्रोमीटर ये पूछ रहा है। और जो हमारा पहले क्वेश्चन था वहाँ पे जो एक्स से ये दर्शाया गया है, यहाँ पे ये पूछ रहा था कि एक्स से दर्शाए गए पार्ट का नाम क्या है। तो यहाँ पे केवल इसका नाम पूछ रहा है कि ये कौन सा माइक्रोमीटर है। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ माइक्रोमीटर, ये कौन सा माइक्रोमीटर है। ऑप्शन ए है डेप्थ माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी है इनसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी नियर माइक्रोमीटर और ऑप्शन डी आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो ये हमारा कौन सा ये हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर है। किसी स्लॉट या होल की गहराई को, ब्लाइंड होल की गहराई को मापने के लिए, चेक करने के लिए, मापने के लिए प्रयोग करते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इस टेप रिंच का क्या नाम है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ टेप रिंच, इस टेप रिंच का क्या नाम है। तो जब हम सब टेप एंड डाई में पढ़े थे, तो टेप एंड डाई में टेप रिंच का हम सब टेप रिंच के बारे में भी पढ़े थे, ठीक। तो उसी में ये कह रहा है कि कौन सा टेप रिंच है। ऑप्शन ए बॉक्स टाइप टेप रिंच, ऑप्शन बी सॉलिड टाइप टेप रिंच, ऑप्शन सी टी हैंडल टेप रिंच, डी एडजस्टेबल टेप रिंच। तो ये हमारा कौन सा टेप रिंच है, ये सॉलिड टाइप टेप रिंच है, क्योंकि ये जिस साइज का होगा उसी साइज के टेप को पकड़ सकता है, ठीक। तो इस तरह से हमारा ये 96 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ। फिर चलते हैं 97 नंबर क्वेश्चन की ओर। इंच ग्रेजुएशन के साथ वाले वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर विथ इंच ग्रेजुएशन। तो इसका भी सॉल्यूशन हम देखेंगे। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, जूम कर देते हैं हम। हमारे ये इंच वाला पूछ रहा है, 1 इंच को पार कर दिया है, यहाँ पे 2 इंच है, यहाँ पे 2 इंच है, और यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 4 है, यानी 1 इंच को पार कर दिया है हमारा जो ये है वर्नियर कैलिपर 1 इंच को पार करके। इसलिए हम चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन में देखते हैं क्या है इसका। तो सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं मेन स्केल में इसका 1 इंच तो पार कर दिया ही है उसको, तो ऐसे लिख देंगे। मेन स्केल डिवीज़न में भी ये चौथा नंबर पार कर दिया है, तो यानी 0.400 इंच हो जाएगा। मेन स्केल सब डिवीज़न, तो मेन स्केल सब डिवीज़न में इसमें केवल एक ही दिखाया गया है, तब 4 होते हैं तो एक दिखाया गया मतलब 2, नहीं तो 2 सब डिवीज़न है, तो 2 को हम हमारे एक सब डिवीज़न का मान कितना होता है 0.025 होता है, ठीक। कितना होता है 0.025 होता है, तो 2 में गुणा करेंगे तो 0.050 हो जाएगा। वर्नियर स्केल में कितना है, वर्नियर में 9 है, और 9 में क्या करेंगे हम लीस्ट काउंट से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 0.009 इंच हो जाएगा। इस तरह से हमारा टोटली रीडिंग कितना हो जाएगा, टोटली रीडिंग हमारा 1 इंच तो पहले आ गया, 1 इंच तो हमारा है ही 1 इंच, फिर यहाँ 0.400 हो जाएगा, फिर यहाँ से 0.050, फिर यहाँ से 0.009। तो इस तरह से हमारा टोटल जो रीडिंग आ जाएगा कितना आ जाएगा 1.459 इंच हमारा रीडिंग आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रीडिंग को निकालते हैं। तो हमारा ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ये है कितना है 1.068 इंच, ऑप्शन बी 1.459 इंच, फिर सी है 1.418, फिर डी है 1.409। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है 1.459 इंच। नेक्स्ट चलेंगे हम 98 नंबर क्वेश्चन की ओर। कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित करने के लिए किया जाता है, ठीक करने के लिए किया जाता है। Which part of combination set is used to mark and check angle of 90 डिग्री and 45 डिग्री। ऑप्शन ये है रूल
बी है सेंटर हेड, सी है स्क्वायर हेड, डी है प्रोटेक्टर हेड। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा सी होगा। 90 डिग्री या 45 डिग्री के लिए हम स्क्वायर हेड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, फिर बी ब्लॉक का क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं, फिर आया है वही बी ब्लॉक का क्वेश्चन। बी ब्लॉक का उपयोग हम गोल राड को पकड़ने के लिए, कोई गोलाकार राड है उसको अगर हमें पकड़ना है, उस पर कोई ऑपरेशन करना है तो उसको बी ब्लॉक में पकड़कर हम उस पर ऑपरेशन करते हैं। तो इस तरह से बी ब्लॉक ये दिया गया है, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा बी ब्लॉक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बी ब्लॉक्स, यानी किस प्रकार का बी ब्लॉक है। ऑप्शन ये है सिंगल लेवल सिंगल ग्रू बी ब्लॉक, ऑप्शन बी है सिंगल लेवल डबल ग्रू बी ब्लॉक, ऑप्शन सी है डबल लेवल सिंगल ग्रू बी ब्लॉक, और ऑप्शन डी है डबल लेवल डबल ग्रू बी ब्लॉक। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है ये हमारा कौन सा है, सी है। इसका डबल लेवल है और ये सिंगल ग्रू का है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम 100 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, ऑप्शन क्वेश्चन को देखेंगे। स्टील रूल की कितनी कार्बन कंटेंट फोर्ज हो सकता है। हाउ मच कार्बन कंटेंट ऑफ स्टील इज फोर्जेबल। ऑप्शन ए है 1.2% तक, बी है 1.7% तक, सी है 1.9% तक, डी है 2.1% तक। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है 1.7% तक क्या है, फोर्जेबल है। कार्बन की अगर मात्रा स्टील में 1.7% तक है तो उसको हम फोर्ज कर सकते हैं। तो ये हमारा था आज का अंतिम क्वेश्चन। इसी तरह आप सभी लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।